हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ साइंस। तो मोल कॉन्सेप्ट की जो लेक्चर सीरीज हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, उस लेक्चर सीरीज में अब तक हम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक बहुत सारी बातें कवर कर चुके हैं। एक बार हम छोटा सा उनका रिकैप कर लेते हैं, उनको छोटा सा हम थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। तो देखिए, अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि अगर आपको कहीं पर एक सिंगल सब्सटेंस दिया जाए या फिर आपको कहीं पर एक प्योर सब्सटेंस दिया जाए तो उस सब्सटेंस की सबसे पहले आप अमाउंट कैसे बताओगे। अमाउंट से मेरा मतलब, याद करो लेक्चर 1, मास कैसे बताओगे आप उसका, उसके वॉल्यूम के बारे में आप क्या बता सकते हैं। अगर वो स्पीसीज अपनी गैसियस स्पीसीज है तो उसके मोल्स या उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर आप कैसे बता सकते हैं। ये सारी की सारी बातें हम सब्सटेंस के लिए कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि उस सब्सटेंस का जो मोलेकुलर मास है वो मोलेकुलर मास क्या होता है। हम बात कर चुके हैं कि उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास क्या होता है। उस सब्सटेंस का अगर बात की जाए मोलर मास की तो मोलर मास क्या होता है। उस सब्सटेंस की अगर हम बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी क्या होगी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी। ये सारी की सारी बातें अब तक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, ये जो सारी की सारी बातें थी वो तो थी किसी प्योर सब्सटेंस के लिए। लेकिन अगर वहीं पर अपने पास कोई मिक्सचर आ जाए, मिक्सचर का मतलब आप बहुत ही अच्छे से समझते हो, जहां पर आपने दो सब्सटेंस ए और बी को मिक्स किया हुआ है, और जो मिक्सचर है, ध्यान रहे, ये दोनों के दोनों सब्सटेंस जो हैं वो दोनों के दोनों नॉन रिएक्टिव हैं, मतलब दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। ध्यान रखें कि जो मैंने आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक पढ़ाया है उसमें कहीं पर भी एक बार भी हमने रिएक्शन के बारे में बातें वहां पर नहीं की हैं। हमने अभी तक रिएक्शन को नहीं समझा है कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या उनके बीच होता है, वो सारी बातें अब तक हमने नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, तो देखिए, मिक्सचर के लिए आपको मैं मिक्सचर का मास कैलकुलेट करना बता चुका हूँ, मिक्सचर के वॉल्यूम की बातें हम कर चुके हैं, मिक्सचर के मोल्स की बातें कर चुके हैं। अगर वो गैसियस मिक्सचर हुआ तो उसका प्रेशर भी अब बता चुके हैं हम। इसके अलावा मिक्सचर का इफेक्टिव मोलिकुलर मास, याद करो इफेक्टिव मोलिकुलर मास, उसकी भी हम बात कर चुके हैं। मिक्सचर की डेंसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये सारी की सारी बातें मिक्सचर के लिए पता लगा चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो अगर आपको मिक्सचर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस मिक्सचर के लिए जो भी कंसेंट्रेशन टर्म्स होती हैं उन कंसेंट्रेशन टर्म्स को भी हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बातें हैं अब तक जो मैंने आपको बताई इस लेक्चर में, मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, हमने अब तक क्या क्या कवर किया है। आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने ये लेक्चर नहीं देखे हैं या फिर आपने लेक्चर देख लिए हैं या आपने लेक्चर मतलब ये जो जो कॉन्सेप्ट्स आपने कहीं और से पढ़ लिए हैं, फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो अपनी ये मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है उस मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज में ये लेक्चर्स जरूर जाके देखें और इससे आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट में वो वाला पोर्शन जिससे आप सब लोग डरते हैं, जिस पोर्शन का आपके दिमाग में सबसे ज्यादा फोबिया रहता है कि सर जब हमें कोई केमिकल रिएक्शन दी हो, जब केमिकल रिएक्शन हमें दे रखी हो तो उस रिएक्शन को सोल्व कैसे करना है और रिएक्शन को सोल्व करके उनमें वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी होती हैं जो जो हमें उस रिएक्शन में पूछा गया है उसके बारे में। तो आप समझ ही गए होंगे शायद, इस लेक्चर में हम डील करने वाले हैं किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्लियर है यहां तक? सुनिए, अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, मतलब केमिकल रिएक्शन जो होती है कोई भी, वो कैसे होती है उसकी हम बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर लिया, थोड़ा इसको सही बना लेते हैं। मान लीजिए आपने एक कंटेनर ले रखा है, उस कंटेनर में कोई एक सब्सटेंस है ए जो पहले से रखा हुआ है, आपने उसके अंदर एक दूसरा सब्सटेंस मिक्स किया बी। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो सब्सटेंस ए और बी हैं ये आपस में रिएक्ट कर जाएं, आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लें, और रिएक्शन करने के बाद कुछ देर बाद आपको ऐसा नजर आए कि इसमें कोई एक नया सब्सटेंस सी बन चुका है। ठीक है, और वहां पर थोड़े बहुत जो ए और बी हैं वो भी प्रेजेंट है। मेरा सवाल आपसे, क्या आपने सी मिक्स किया था? जब आप ये मिक्सचर को बना रहे थे तो क्या आपने सी मिक्स किया था? नहीं, सी नया बना वहां पर
और सी न्यू बनाया मतलब पक्का सी तभी बन सकता है, 100% सी जो है उसका फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब ए और बी ने आपस में रिएक्शन की हो और रिएक्शन करके क्या बनाया हो, कोई नया प्रोडक्ट उन्होंने वहां पर बनाया हो। ठीक है, तो जब आप जिन सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर रहे हैं, अगर उनको मिक्सिंग करने के बाद आपको कोई नया सब्सटेंस वहां पर दिखाई दे जो आपने मिक्स किया ही नहीं है, वो इस बात को इंडिकेट करेगा वहां पर कि वहां पक्का उनके बीच में कोई रिएक्शन हुई है और रिएक्शन होने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म हुआ है। समझ में आ गई होगी बात आपको यहां तक। चलिए, अब आपने ये तो पता लगा लिया कि सर हाँ, यहाँ पर ए और बी ने आपस में रिएक्शन करके और रिएक्शन करने के बाद में कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म किया है, कौन सा, सी, और उसको आपने बोल दिया केमिकल रिएक्शन। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या केमिकल रिएक्शन को हम हमेशा ऐसे ही बताते रहेंगे क्या? जैसे मान लीजिए मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मुझे आपको बताना है कि ए ने बी से रिएक्शन करके सी बनाया, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि हर बार हम कंटेनर ड्रॉ कर करके ऐसे मतलब कंटेनर बना बना के और आप आपको बताता रहूंगा कि हाँ देखो ये इन दोनों को आपने मिक्स किया और फिर ये बना। ऐसा तो हम बार बार कर नहीं सकते। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना आप ध्यान से? हम ऐसा बार बार नहीं कर सकते कि आप अलग अलग बताएंगे कि हाँ देखिए इस कंटेनर में ए रखा है, आपने बी मिक्स किया तो सी नया बना। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करने का तरीका जानना चाहिए, हमें वो मेथड जानना चाहिए जिससे आप केमिकल रिएक्शन को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। और रिप्रेजेंट करना वहां जरूरी होता है, डिनोट करना वहां जरूरी होता है जहां पर आपको इसके बारे में किसी को बताना हो, किसी थर्ड पर्सन को इसके बारे में समझाना हो। अरे मान लीजिए आपने लैब में रिएक्शन की, आपने ए में बी मिक्स कर लिया, सी बन गया, आपने लेबोरेटरी में रिएक्शन कर ली, अब बाहर आपके आपको किसी थर्ड पर्सन को बताना है कि हाँ भी मैंने लैब में ऐसा ऐसा किया। तो देखिए वहां पर आपको लेबोरेटरी के बाहर आपके पास एक कंटेनर या सब्सटेंस ए और बी तो आपके पास है नहीं, आपको बाहर आके तो उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करके किसी थर्ड पर्सन को समझाना पड़ेगा। अरे यही तो करोगे ना? तो सुनिए कैसे करते हैं इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और ध्यान से सुनना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा उस केमिकल रिएक्शन की, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, उस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। हर एक केमिकल रिएक्शन को उसकी केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको आप आउटसाइड लेबोरेटरी, अरे लैब में तो हम करके देख लेंगे, लेकिन लैब के बाहर अगर आपको किसी को बताना हो कि मैंने लैब में ये प्रोसेस किया है, तो उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन से। तो अब मैं जो आपको टॉपिक सिखा रहा हूं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग लिख लेंगे भाई सब लोग यहां पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इनटू इन फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो लैब में एक्चुअल में आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। आप जानते भी हैं इस चीज को, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं रिएक्टेंट, ये हम फटाफट बात कर रहे थे क्योंकि आप जानते हैं रिएक्टेंट वो होते हैं जिनको आपने मिक्स किया है और जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं बोले, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है, और बीच में उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एरो से। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं और राइट हैंड में प्रोडक्ट जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो थी केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की पहली बात, पहला पॉइंट। अब मान लीजिए आपने N2 की रिएक्शन करवाई H2 के साथ और आप सब जानते हैं कि अमोनिया बनता है वहां पर, तो यहां पर जो आपके N2 और H2 हो तो क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और अमोनिया जो क्या हो गया बोलो, प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने के साथ साथ आपको उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी होती है कि वो कौन सी फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर N2 गैसियस स्टेट में है, H2 भी यहाँ पे गैसियस स्टेट में है और अमोनिया भी यहाँ पर गैसियस स्टेट में है।
और एग्जांपल लेते हैं इसका, कोई डिफरेंट एग्जांपल लेके देखिए, मान लीजिए मीथेन का कंबस्टन हो रहा है, कंबस्टन ऑफ मीथेन की अपन बातें कर रहे हैं। तो CH4 गैस की रिएक्शन जब आप करवाएंगे O2 गैस के साथ, तो यहां पर हो जाएगा CO2 गैस का फॉर्मेशन प्लस साथ में बनेगा H2O लिक्विड। क्लियर है यहां तक? तो ये जो है यहां पर ये बन जाएगा 2H2O और यहां पर क्या बन जाएगा? तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना आपको कि उनकी फिजिकल स्टेट वहां पे मेंशन होनी चाहिए। अगर आपने फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं की है तो वो आपकी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो ये है वो आपको ये मेंशन करना होता है कि वो जो रिएक्शन है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, शायद आप सब जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिन रिएक्शंस के दौरान हीट या एनर्जी जो है वो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और इन रिएक्शंस के दौरान जो हीट या एनर्जी है वो सप्लाई की जाती है, उनको हम क्या बोल देंगे? बोलो, एंडोथर्मिक। ठीक है, कहने का मतलब क्या? सुनिए ध्यान से, इसका मतलब ये है, अगर आप ये वाली रिएक्शन लिख रहे हैं N2 गैस प्लस H2 गैस से अमोनिया का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो आपको जो है ब्रैकेट में यहां पर यह भी मेंशन करना होता है कि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। और अगर आप मान लीजिए यहां पर जैसे आप रिएक्शन कर रहे हैं CH4 गैस की साथ में किसके? O2 गैस के, और यहां से जो फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्मेशन मान लीजिए हो रहा है CO2 गैस का प्लस H2 लिक्विड का, तो आपको ये मेंशन करना है कि रिएक्शन कैसी है? बोलो, एक्सोथर्मिक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए PCl5 का डिकम्पोजिशन। जब PCl5 डिकम्पोज होता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में, तो ये प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। तो आपको ये मेंशन करना होगा कि जो रिएक्शन आपने करवाई है उसके दौरान नेट हीट वहां से रिलीज हुई है या नेट हीट आपने एब्जॉर्ब की है या नेट हीट आपने रिएक्शन को सप्लाई की है। तो ये बातें आपको बतानी होंगी, तभी वो केमिकल इक्वेशन कह पाएंगे उसको, तभी वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सो का मतलब हीट रिलीज, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अमोनिया गैस प्लस क्या हो जाएगा? बोलो, हीट हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने आप क्या है? बोलो, ये एक्सोथर्मिक है। तो आप साथ में एक्सो अलग से लिख के बताओ या फिर आप यहाँ पर हीट लिख दो, दोनों एक ही बात है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए या तो आप प्रोडक्ट की तरफ प्लस हीट कर दीजिए या आप ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो इसका मतलब जब आपने PCl5 को हीट किया होगा तो आप या तो हीट या एनर्जी यहाँ मेंशन कर दो, या आप एरो के ऊपर मेंशन कर दो यहाँ पर कि हम हीट कर रहे हैं, या फिर आप ब्रैकेट में यहाँ पर एंडो लिख दीजिए। तीनों की तीनों एक ही बात है, आप तीनों में से कोई एक काम वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। तो देखिए 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट्स मेंशन होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ये भी मेंशन होना चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों चीजें, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, अगर ये किसी केमिकल इक्वेशन में आपने लिख रखे हैं वहां पर, तो उसको बोलते हैं हम किसी केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? चलिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। इनके साथ साथ, किसके साथ साथ? ध्यान से सुनिएंगे। जैसे आपने लिख दिया N2 रिएक्शन कर रहा है H2 के साथ, क्या अमोनिया बन रहा है। ये आपने कौन सा काम किया? ये आपने लिखा फर्स्ट पॉइंट। N2 जो है वो गैसियस स्टेट में है, H2 भी गैसियस स्टेट में है, अमोनिया भी गैसियस स्टेट में है, ये आपने किया है सेकंड पॉइंट वाला काम। ठीक है, थर्ड पॉइंट सुनना, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये आपने थर्ड पॉइंट का काम कर दिया। लेकिन अभी भी एक चीज और बाकी है, क्या? वो ये है कि ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये केमिकल रिएक्शन जो आप देख रहे हैं ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस करना भी बेहद जरूरी है। अगर आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो भी हमें इसको आप कंप्लीट इक्वेशन नहीं कर सकते। हाँ,
अगर आपसे पूछा जाए क्या ये इतनी सी रिएक्शन केमिकल इक्वेशन है, यस और नो, तो आंसर है केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर आप इसको बैलेंस भी कर देंगे साथ साथ, तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस करना और आसान हो जाएगा। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। यहाँ पर आ जाएगा N2 गैस, यहाँ होगा H2 गैस, और यहाँ क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस। ठीक है, 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये बन जाएगी आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल दिया जाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है, आपने ऐसा क्यों किया, इसकी करने की जरूरत कहां पड़ी, वो मैं आपको बताता हूं। उसकी बेनिफिट ये है, सुनिए ध्यान से। लैब में क्या करा, एक ऐसे सिंपली आप मान लो, हाइपोथेटिकली मान लो, वैसे तो जो मैं बता रहा हूं ऐसे प्रोसेस नहीं होता है। मान लीजिए कि ऐसा हुआ होगा कि आपने N2 में क्या किया कि आपने H2 मिक्स की। ये ध्यान रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, एक्चुअल लैब में प्रोसेस कैसे होता है उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आपने N2 में क्या मिक्स किया, H2 मिक्स किया, और मिक्स करते ही अमोनिया बन गया। ठीक है, और आपको ये पता है कि N2 भी गैस थी, यहाँ पर H2 भी गैस थी, बनने वाली अमोनिया भी गैस थी, इसके दौरान यहाँ पर हीट रिलीज हुई है। ठीक है, ये जो आपने सारी की सारी बातें लिखी हैं, ये लेबोरेटरी प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, लेबोरेटरी प्रोसेस है, ऐसे मान लीजिए एक बार। ठीक है, उस लेबोरेटरी प्रोसेस को मैंने एक सिंगल इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, इस सिंगल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और अगर आप उसमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में एटम्स को भी बैलेंस कर देंगे, एटम बैलेंस कर देंगे और चार्ज बैलेंस कर देंगे। ध्यान रहे, किसी रिएक्शन को बैलेंस तभी माना जाता है जब उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एटम भी बैलेंस्ड हो और चार्ज भी बैलेंस्ड हो, तब उसको क्या मान लेंगे हम, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। तो ये बन जाएगी अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो, ये थी यहां तक बात, जब आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो, मिक्स करने पर जो होने वाली केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इतना जानने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन की, और वो है क्या, ध्यान से सुनना। आपने किसी सब्सटेंस ए में, किसी सब्सटेंस ए में किसी सब्सटेंस बी को मिक्स किया, किसी सब्सटेंस बी को आपने मिक्स किया, और मिक्स करने से कोई नया जो प्रोडक्ट है यहां पर, वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सी बन रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आपको इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, पहला सवाल, पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मच सी इज फॉर्म्ड, कि सी का फॉर्मेशन कितना होगा। दूसरा सवाल, हाउ मच ए एंड बी इज कंज्यूम्ड, कि आपने ए और बी जो है उसकी कितनी कितनी अमाउंट्स कंज्यूम होंगी। और तीसरा सवाल जो आपसे पूछा जाता है, वो कई बार ये पूछा जाता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ए और बी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म डेफिनेट अमाउंट ऑफ सी, कि सी की कोई फिक्स अमाउंट बनाने के लिए ए और बी जो है उनकी कितनी कितनी अमाउंट्स रिक्वायर्ड होंगी। हाउ मच अमाउंट ऑफ ए और बी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म डेफिनेट अमाउंट ऑफ सी। ये 3-4 टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यस सर, बिल्कुल सही बात है, जब जब हमारे सामने केमिकल रिएक्शन का कोई सवाल आया है, जब भी रिएक्शन के क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं, तो हमसे या तो ये पूछा है कि बताइए अभी प्रोडक्ट कितना बनेगा, या हमसे पूछा है कि रिएक्टेंट कितने कंज्यूम होंगे, या फिर हमसे ऐसे पूछा जाता है कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये रिएक्टेंट्स कितने कितने चाहिए होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने आज तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, क्या आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या, हाँ या ना, ये मुझे जरूर आप बताएं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इन्हीं सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने वाले हैं, इन्हीं सारे के सारे क्वेश्चंस
के आंसर कैसे देने हैं उसको हम सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमें इसके लिए जरूरी होते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर समझने वाले हैं। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए ए प्लस बी से सी और डी बन रहा है। ये पूरी की पूरी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जहां पर आप सब जानते हैं, देखो आपको ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट आपके, वो रिएक्टेंट कौन कौन है, ए एंड बी, और जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, वो प्रोडक्ट कौन कौन आपके यहाँ पर सी एंड डी है। ठीक है, ये आप जानते हैं पहले से। अब इसके बाद में अगर बात करूं कि जो ए के साथ चिपका हुआ जो आपको छोटा सा ए दिखाई दे रहा है, जो आपको स्मॉल ए दिखाई दे रहा है, वो जो बी के साथ छोटा सा लगा हुआ जो आपको स्मॉल बी दिख रहा है, वो जो सी दिख रहा है स्मॉल सी ये, और इसके साथ जो लगा आपको डी दिख रहा है, इनकी बातें कर लेते हैं। तो ए को बोला जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, बी क्या बन जाएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, सी बन जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी, एंड डी विल बी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। क्लियर है यहां तक? ये हो जाएंगे इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अगला सवाल कि सर हमें पता है ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी एंड डी है, ये तो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी हैं, जिनको आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आखिर किसके बारे में बताते हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? ठीक है, वेयर विल नीड ऑफ दीज, हमें इनकी जरूरत कहां पड़ेगी, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी की सारी बातें हमें यहां पर सीखनी है। तो पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, आप ही मुझे आंसर बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर इसी का, इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए ध्यान से सुनना। मान लीजिए a प्लस 2b से बन रहा है c, 3c बन रहा है। ठीक है, ये कोई एक केमिकल इक्वेशन है। पहली बात ध्यान से सुनना, इस a का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। a का कितना है 1, b का कितना है 2, c का कितना है 3 है। क्या ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको ये बता रहे हैं कि आपने t इज इक्वल टू 0 पर जो a के हैं वो तो आपने कितने मोल लिए हैं 1 मोल, और b के आपने कितने मोल लिए हैं कंटेनर में 2 मोल लिए हैं, और c के आपने कितने मोल लिए कंटेनर में 3 मोल लिए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, ध्यान से सुनना, क्या आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ये बता रहे हैं कि इनिशियली आपने कंटेनर में a का 1 मोल लिया है, b के 2 मोल लिए हैं और c के आपने 3 मोल लिए हैं? क्या ये सब बता रहे हैं? तो एक मेरी बात ध्यान से सुनना कि ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि सुनिए, मेरे पास कंटेनर में पहले से ए लिया, मैंने कंटेनर में ए लिया, ए के मैं कितने मोल लूंगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अरे भाई रिएक्शन कौन करवा रहा है, आप करवा रहे हो लैब में या फिर मैं करवा रहा हूँ, दो ही तो करवा रहे हैं रिएक्शन। तो इसमें हम कितना ए लेंगे, इस ए की अमाउंट क्या होगी, ए का 1 मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे, 10 मोल लेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस ए का 1 मोल ले भी सकता हूं और मैं ए का 1 मोल नहीं भी ले सकता। मैं इस ए के मोल्स जो हैं वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 भी ले सकता हूं। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात सुनिए, अब इसके अंदर बारी आती है बी को मिक्स करने की। तो ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि मैं बी के 2 मोल ही मिक्स करूं, मैं बी के 4 मोल भी मिक्स करता हूं, मैं बी के 6 भी मिक्स कर सकता हूं, और मैं बी मिक्स भी नहीं करूं, अरे वो मेरी मर्जी है ना। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये जो मिसकॉन्सेप्ट है ये निकाल दीजिए बाहर। ये जो गलत कॉन्सेप्ट आपने भरे हुए, इन कॉन्सेप्ट्स को आज ही दिमाग से बाहर कर दीजिए। क्या कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको कभी भी ये नहीं बताते कि उस रिएक्शन के दौरान आपने उसमें ए और बी की कितनी कितनी अमाउंट ली है। t बराबर 0 पर इनकी अमाउंट कितनी भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अमाउंट 1, 2 एंड 3 ही हो। तो पहली बात ध्यान से सुनिए मेरी, और वो पहला पॉइंट ये है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नेवर टेल अबाउट द इनिशियल अमाउंट टेकन ऑफ रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। किसी साइंटिस्ट ने, किसी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसने इनिशियली उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट्स कंटेनर में उन्होंने ली हैं, रिएक्शन मिक्सर में उन्होंने ली हैं, इसके बारे में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी भी आपको नहीं बताता है। इस बात का ध्यान रखें।
तो ये था पॉइंट नंबर 1, नोट कर लेना इसको कॉपी में ध्यान से, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नेवर टेल अबाउट द इनिशियल अमाउंट टेकन ऑफ रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो ए और बी है इसकी कितनी भी अमाउंट हम ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि हमें इसका में 1 मोल ही लेना है, 2 ही लेना है या 3 ही लेना है। बात समझ में है आपको? तो पहली बात तो ये अपना मिसकंसेप्शन इसको दूर करें। नेक्स्ट पॉइंट समझें, ये जो पॉइंट्स हैं नोट कर लेना कॉपी में जरूर, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट पॉइंट समझना आप। और क्या बताते हैं सुनना, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए। मैंने रिएक्शन लिखी ए प्लस 2b से बन रहा है यहां पर 3c। तो सबसे पहली बात आपने क्या सीखी कि ए का कोफिशिएंट 1 है, इट डज नॉट मीन कि हमें ए का 1 मोल ही लेना है, हम ए के कितने भी मोल ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर में कुछ अमाउंट ए की ली है, कुछ अमाउंट बी की ली है। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर टाइम पर एट एनी टाइम किसी भी टाइम पर अगर इस ए का 1 मॉलिक्यूल लेंगे तो वो इस बी के 2 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा और सी के वहां पर 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सी के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ए का तो आप लेंगे 1 मॉलिक्यूल, तो वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? बी के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, और वहां से फॉर्मेशन होगा किसका? सी के 3 मॉलिक्यूल के साथ। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्चुअल में इस चीज के बारे में बताते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट पर ए का 1 मोल बी के 2 मोल के साथ, ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पर कितना 1 है, तो ए का जो 1 मोल है वो बी के 2 मोल के साथ, और रिएक्ट करके सी के कितने मोल बनाएगा? यहाँ पर 3 मोल बनाएगा। इस बात का ध्यान रखें। समझ में आ गई बात आपको? इसका मतलब सुनिए, अगर ए के Na मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, अगर ए के Na मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो उनके साथ में बी के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? बी के 2 Na मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। अरे ए का 1 मॉलिक्यूल 2 के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ए के Na बी के कितने के साथ रिएक्शन करेंगे? 2 Na के साथ, और सी के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 3 Na मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, और आप बहुत ही अच्छे से जानते हो कि Na मॉलिक्यूल का मतलब कितना हो गया? 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल कितना हो गया? 1 मोल, और इनका मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 2 मोल, और इसका मतलब यहाँ पर 3 मोल। आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं वो ये बताते हैं कि ए बी के साथ कौन से मोलर रेशियो में रिएक्ट करेगा और सी के कितने मोल्स का वहां पर फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर ए का 1 मोल है तो उसको बी के कितने मोल चाहिए होंगे रिएक्ट करने के लिए? 2। और जब ए का 1 मोल और बी के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर सी के कितने मोल बनेंगे? वो लोग 3 मोल बनेंगे। ये हमें बताता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो मैं आपको लाइन लिखवा रहा हूँ वो लाइन नोट कर लेना, वो पॉइंट जरूर नोट करना कॉपी में कि एक्चुअल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें किस बारे में बताते हैं, उनका मतलब क्या है। तो आपको नोट ये वाली लाइन करनी है, आपको ये नोट करना कॉपी में कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स टेल अस अबाउट द मोलर रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोलर रेशियो इन विच रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट केवल मोलर रेशियो के बारे में ही बताते हैं, ये आपको कभी भी मास रेशियो के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कभी ऐसा मत बोल देना कहीं पर, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा मत कहना कि सर देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो ए का 1 ग्राम बी के 2 ग्राम के साथ रिएक्शन करके सी का 3 ग्राम बनाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने अभी भी देखा कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट केवल किसके बारे में बताते हैं? मोलर रेशियो के बारे में, वो कभी भी मास रेशियो के बारे में हमें डायरेक्टली नहीं बताते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो 2 बातें आपने सीखी, उन 2 बातों को नोट कर लेना, काम आएंगी हर जगह। पहली बात, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि कंटेनर में आपने कितनी अमाउंट ली है, वो आप पर डिपेंड करता है, या जो लैब में रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी बात, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको हमेशा ये बताते हैं कि वो कौन से मोलर रेशियो में रिएक्शन करेंगे और क्या
मतलब कितने प्रोडक्ट का वहां पर फॉर्मेशन होगा। जैसा कि एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर एक इसका, इसी बात का एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। N2 रिएक्शन करे H2 के साथ तो वहां पर क्या बनता है 2NH3 गैस। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में अगर वो रिएक्शन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है तो जब आप N2 का एक मोल लेंगे, जब आप N2 का एक मोल लेंगे तो H2 के कितने मोल साथ में रिएक्ट करेंगे, 3 मोल। N2 के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन के 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे और ऐसा करने पर अमोनिया के कितने मोल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 मोल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अच्छा, 1 मोल N2 का मास कितना होता है 28 ग्राम, 3 मोल H2 का मास कितना होता है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 ग्राम, और इसका मास होता है 2 इंटू 17 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 34 ग्राम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब आप N2 का 28 ग्राम लेंगे तो H2 का 6 ग्राम बनेगा और यहाँ पर इस अमोनिया का कितना बन जाएगा 34 ग्राम। आप मुझे देख के बताइए कि क्या इनके जो मास हैं, ये जो मास आपने लिए हैं, क्या इसका रेशियो 1:3:2 आ रहा है क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट केवल और केवल हमें मोलर रेशियो बताते हैं, केवल और केवल हमें उनके मोल्स का रेशियो बताते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करेगा और 2 मोल बना देगा। हाँ, ये अलग बात है, जब आपको मोल्स का रेशियो पता लग जाए तब आप उनको मास में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी भी डायरेक्टली आपको ये नहीं बताएंगे कि वो इस मास रेशियो में रिएक्ट करने वाले हैं। पहले आपको मोलर रेशियो पता लगाना होगा और मोल को किस में कन्वर्ट करना होगा, आपको मास में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ गई बात। तो ये थी बातें यहां तक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की। ठीक है, चलिए इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर 2A 3B से बना रहा है 4C प्लस 3D बना रहा है। ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर T इज इक्वल टू 0 पर मान लीजिए इसके 5 मोल ले लिए, इसके 8 मोल ले लिए और इसके थे 0 और 0। इनिशियली इसके 5 और 8 मोल्स हैं, इसके कितने 0 और 0। किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, अपनी तरफ से खुद मान रहा हूं कि जो ए है इसके टोटल 5 जो मोल्स थे उनमें से x मोल डिसोशिएट हो गए। कितने मोल डिसोशिएट हो गए, x मोल इसके डिसोशिएट हो गए। तो बात यह है कि सर बी के जो बी है आपका, उस बी के 8 में से कितने मोल डिसोशिएट होने चाहिए, सी के कितने मोल बनने चाहिए और डी के कितने मोल्स बनने चाहिए, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताइए कि जब ए के 2 मोल्स डिसोशिएट होते हैं तो बी के कितने बनते हैं 3, सी के कितने मोल फॉर्म होंगे 4 और डी के कितने होंगे यहाँ पे 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे कह सकते हो कि ए के 2 मोल और बी के 3 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे और इनसे फॉर्मेशन होगा सी के 4 मोल का और डी के कितने मोल का 3 मोल का, यही तो होगा। तो जब ए के 2 मोल से बी के 3 मोल बन रहे हैं तो ए के 1 मोल से बी के कितने मोल बनेंगे 3/2। देखिए ये कैलकुलेशन मैं यहां आपको करके बता रहा हूं, सुनिए। ए के 2 मोल से बी के कितने मोल बन रहे हैं, कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 3। तो ए का जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो बी के कितने रिएक्ट करेंगे 3/2। और जब आप कह रहे हो कि सर ए का x मोल रिएक्ट कर रहा है तो उस बी के कितने रिएक्ट करेंगे 3/2 इंटू x। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि अगर A का x मोल रिएक्ट करेगा तो B के कितने रिएक्ट करेंगे, यहां पर बोलो, इसके कर जाएंगे 3/2 इंटू x। समझ में आई बात आपको। अब मैं आपको इसके एक शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। अब मैं आपको यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर A का x मोल डिसोशिएट हुआ है और आपको पता लगाना है कि B का कितना मोल डिसोशिएट हो रहा है, तो आप भी यहां पर x लिख लीजिए। कितना लिख लेंगे हम x। साथ में मल्टीप्लाई करना है आपको b के कोफिशिएंट से, जिसके बारे में आपको जानना है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और जिससे पता लगा रहे हो उससे डिवाइड कर दो। यहां से समझ लो कि जहां से x टूट के आ रहा है उसके कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे।
अब आप ही मुझे बताइए कि सी के कितने मोल बनेंगे जब ए का एक्स मोल टूटता है। तो आप कहेंगे सर जब ए का एक्स मोल टूटता है तो पहले मैं यहां लिख लेता हूं एक्स, ठीक है। सी का कितना कोफिशिएंट है 4, तो ऊपर कितना आएगा 4 आएगा। जिससे हम बातें कर रहे हैं जिससे एक्स मोल टूट रहा है उसका क्या कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पर डिवाइड किससे कर देंगे 2 से। डी कितना बनेगा तो यहाँ पर कितना लिखेंगे एक्स, डी का कोफिशिएंट कितना है 3, जिससे एक्स टूट के आया उसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा। आप देख रहे हैं आपने ये पता लगाना सीख लिया है कि ए के जब एक्स मोल डिसोशिएट होंगे तो बी के कितने डिसोशिएट होंगे, सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा। बहुत ही आसान तरीके से आपने ये पता लगाना सीख लिया है। और एग्जांपल करते हैं इसके, सुनिए ध्यान से, और एग्जांपल सीखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पर ये बन रहा है N2O5 है, डिसोशिएट होके वो यहाँ पे बना रहा है 4NO2, ठीक है, और प्लस बना रहा है O2। ये केमिकल रिएक्शन है। आपको मान लीजिए किसी ने ऐसे कहा कि जो N2O5 है इसके इनिशियल मोल थे A, ठीक है, इसके A में से है ना Y मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, और आपको पता लगाना है कि जब इस N2O5 के A में से Y मोल डिसोशिएट होंगे तो कितना NO2 बनेगा और कितना O2 बनेगा, ये आपको पता लगाना है। तो मुझे बताइए A में से कितना डिसोशिएट हुआ Y, तो यहाँ कितना लिख लेंगे Y, यहाँ भी कितना लिख लेंगे Y, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जिसकी अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो उसके कोफिशिएंट से, उसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। डिवाइड किससे करेंगे, जहां से y टूट के है उससे डिवाइड कर दो, y टूट के N2O5 से है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही जो N2O2 है इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो ऊपर तो कितना आएगा 1 आएगा और नीचे कितना जाएगा यहाँ पर 2। इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सारे के सारे बातें जरूर क्लियर हुई होंगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अब एक मुझे फाइनल क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पर जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सुनिए ध्यान से। रिएक्शन है अपनी AA प्लस BB से बन रहा है CC प्लस DD बन रहा है, ठीक है। T इज इक्वल टू 0 पर इसकी जो अमाउंट है वो A0 है और इसकी अमाउंट मान लीजिए B0 है, ठीक है। इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है बोलो B0 है ना। और आपको T टाइम पर, अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, आपसे T टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर A0 में से X डिसोशिएट होता है तो B का कितना डिसोशिएट होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर आपने ये चीज सीख ली ना तो आप ये मान लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, 50%, ठीक है। तो इसमें से X डिसोशिएट होगा, तो बताइए जो B0 है वो जो B है वो B0 में से कितना डिसोशिएट होगा। तो मेरी बात फिर से ध्यान से सुनेंगे, A में से कितना हुआ X, आप भी X लिख लो। किसकी अमाउंट जाननी है आपको B की, तो B का कोफिशिएंट कितना है B है। किसकी अमाउंट से आपको B की अमाउंट जाननी है, तो आप कहेंगे सर मेरे पास मुझे ये पता है कि A जो है ना उसका X डिसोशिएट हो रहा है, तो B का कितना पता लगाना है, तो A का कोफिशिएंट कितना A, तो डिवाइड किससे कर देंगे इसको A से, ठीक है। आपको C की अमाउंट जाननी है, तो बताइए A कितना डिसोशिएट हो रहा है X इंटू कितना आएगा बोलो ऊपर C, नीचे कितना आएगा बोलो A आएगा, क्योंकि आप उसको A की अमाउंट से पता लगा रहे हैं। डी की अमाउंट जाननी है तो कितना आएगा x, कोफिशिएंट किसका डी का, नीचे किसका बोलो a का, ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल सेकंड पार्ट इसका वो सुनेंगे ध्यान से। मान लीजिए आपको ऐसे बोल दिया कि t टाइम पर जो B0 है उसमें से y डिसोशिएट हो रहा है, B0 में से कितना डिसोशिएट हो रहा है y। आपसे पूछा गया है कि बता a में से कितना डिसोशिएट हुआ है, तो जब b की अमाउंट इस बार दे दी तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे y, ऊपर किसका कोफिशिएंट, जिसकी अमाउंट जाननी है उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पर कितना आएगा a, और नीचे अब की बार किसका कोफिशिएंट आएगा b का कोफिशिएंट आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे b की अमाउंट से a की अमाउंट पता लगानी है, तो यहाँ पर नीचे कौन आ जाएगा b। ऐसे बताइए c की अमाउंट कितनी बनेगी जब इसका y टूटेगा, तो आप कह देंगे सर आ जाएगा y इंटू सी अपॉन क्या आएगा यहाँ पर इस बार b आएगा। ऐसे यहाँ पर कितना बन जाएगा y इंटू डी अपॉन कितना बन जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल और आपको मैं यही सिखा रहा हूं, इसके ऊपर सिखा रहा हूं, ध्यान सुनिए ध्यान से, इसी के ऊपर बता रहा हूं। आपको कोई ऐसे कह दे, आपको कोई ऐसे बोल दे
कि आपको ये बताना है अमाउंट ऑफ ए एंड बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म जेड मोल्स ऑफ सी। आपसे कोई ये पूछ ले कि सी के जेड मोल बनाने के लिए आपको सी के कितने मोल बनाने हैं, जेड, उसके लिए ए और बी की कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, आपको कितनी अमाउंट चाहिए, ए और बी की कितनी अमाउंट्स को आपस में रिएक्ट करना होगा जिससे सी के कितने मोल बन जाएं, जेड मोल बन जाएं। बहुत आसान है। सी के कितने मोल बनाने हैं, जेड। किसकी अमाउंट पूछिए आपसे, ए की, तो ए की अमाउंट कितनी आएगी, जेड। ऊपर किसका कोफिशिएंट, ए का, नीचे किसका कोफिशिएंट, सी का। तो आप कह देंगे कि अगर आपको सी की जेड मोल बनाने हैं तो कम से कम आपके पास ए के इतने मोल तो होने चाहिए। समझ में आई बात आपको। ऐसे ही दूसरा समझ लेते हैं, सेकंड इसका पॉइंट समझ लेते हैं। बी की अमाउंट, ऊपर कितना आएगा, जेड, बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी, सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी। तो अब आप कह सकते हैं कि जब ए के इतने मोल और बी के इतने मोल आपस में रिएक्शन करेंगे तो सी के कितने मोल बनेंगे, जेड मोल। ठीक है। और अगर सी के जेड मोल बन रहे हैं तो आपसे पूछ ले कि बता इस दौरान डी के कितने मोल बनेंगे, तो आंसर है यहाँ कितना लिखेंगे, जेड। ऊपर किसका कोफिशिएंट, डी का कोफिशिएंट, नीचे किसका कोफिशिएंट है, सी का। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सा फंडा है। तुम्हें कहे कि फलाने की इतनी अमाउंट से इसकी कितनी अमाउंट बनेगी, अगर तुम्हें कभी भी, सुनिए रे ध्यान से सुनना इस बात को, अगर किसी रिएक्शन में ए से बन रहा है बी, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, अगर तुम्हें कभी भी कोई भी कहे कि इसके इसके पी मोल से इसके कितने मोल बनेंगे, तो आप ये जो पी है इसको यहां लिख लीजिए। ऊपर किसका कोफिशिएंट, यहां पर किसका कोफिशिएंट आएगा, जिसकी अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो, किसकी कर रहे हैं, बी की, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, वाई। और नीचे किसका कोफिशिएंट आएगा, जिससे कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहां पर कितना आ जाएगा अपना एक्स। इस तरीके से पता लगा लेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत ही ढंग से, अच्छे से, हर एक तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये थी सारी की सारी बातें रिएक्शंस से रिलेटेड। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, बाकी बातें पढ़ते हैं उसके बाद। तो इतना सब जानने के बाद इन सबको अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, मान लीजिए कि ए से फॉर्मेशन हो रहा है 2B और C का, और t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास जो ये A है इसके 5 मोल थे अपने पास। ठीक है। और ये इनिशियली 0 और 0 थे। तो टाइम t पर मान लीजिए कि t1 टाइम पर है ना, 5 में से 1 मोल रिएक्ट हुआ या 1 मोल डिकम्पोज हुआ, 1 मोल डिसोशिएट हुआ। तो बताइए b का कितना मोल बनेगा, तो b के मोल कितने बनेंगे, कैसे पता लगाएंगे, सुनिए। कितना मोल डिसोशिएट हो रहा है, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू बी का कोफिशिएंट कितना है, 2 अपॉन ए का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 2 मोल। और सी का कितना मोल बनेगा, यहाँ पर 1। देखिए यहाँ आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ए के 1 मोल से बी के 2 मोल बन रहे हैं, सी का कितना बन रहा है, 1। जब टाइम T2 आया तो T2 पर मान लीजिए 5 में से 2 मोल डिसोशिएट हुए, तो अगर ए के 2 डिसोशिएट हो रहे हैं तो बी के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और सी के कितने बनेंगे, 2। ठीक है। सिमिलरली T3 टाइम आया, T3 टाइम पर ए के 5 में से कितने डिसोशिएट हो गए, 3 डिसोशिएट हो गए मान लीजिए, और यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 6, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 मोल्स। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए टाइम चलता गया, जैसे यहाँ पर T4 टाइम हुआ, 5 में से 4 डिसोशिएट हुए, यहाँ पर होगा 2 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ पर कितने होंगे इसके, 4 मोल। और जैसे ही एक कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, तो ए के कंप्लीट डिसोशिएट होने से बी के कितने मोल्स बनेंगे, 10, और सी के कितने मोल बन जाएंगे, 5। तो इस तरीके से आपसे वो अलग अलग तरीके से अलग अलग केस में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि ए के कितने मोल डिसोशिएट होने पर बी कितना बनेगा और सी कितना बनेगा, और आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर तो केवल और केवल आपके पास में एक ही टाइप का रिएक्टेंट था, ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट इज देयर। आपके पास यहाँ पर केवल ए ही तो था, ए तो डिसोशिएट हो रहा था। अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी रिएक्शन में कम से कम 2 रिएक्टेंट हो, या 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो। तो अब हम बातें कर लेते हैं यहाँ पर मोर देन वन टाइप
ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए किसी रिएक्शन में ए है वो बी से रिएक्शन कर रहा है और सी और डी बना रहा है। यहाँ पर ए का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट है मान लीजिए 1 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है और सी और डी बन रहे हैं। ठीक है, एक केस क्या था कि आपने मान लीजिए ए के 5 मोल लिए, ए के इनिशियली कितने मोल लिए 5 और बी के कितने मोल ले लिए मान लीजिए आपने 10 मोल ले लिए। ये टी बराबर 0 की बात है। जब आपके पास ए के 5 मोल है और बी के 10 मोल है तो टाइम टी पर जब ए के 5 मोल कंज्यूम हो जाएंगे तो ए के 5 मोल कंज्यूम होने पर बी के कितने मोल कंज्यूम होंगे, तो ए से डबल कंज्यूम होंगे। तो बी के कितने मोल कंज्यूम होंगे 2 into 5 और कितने बचेंगे यहाँ पर 0। और अगर ए के 5 मोल कंज्यूम हो तो सी के 5 मोल बनेंगे और डी के भी कितने मोल बन जाएंगे 5 मोल। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा केस सुनिए ध्यान से। मान लीजिए वही रिएक्शन है a प्लस 2b से c प्लस टी बन रहा है। इस बार आपने t इज इक्वल टू 0 पर जो ये a है उस a के तो आपने ले लिए 8 मोल्स और b के आपने ले लिए 15 मोल्स। ये था 0 और 0। अब मान लीजिए टाइम t पर आपको कोई यूं बोल दे, आपको कोई कह दे कि टाइम t पर जो a है वो एक कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। तो ए के कंप्लीटली रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है कि ए खत्म हो गया वहां पर। तो जब टाइम टी पर ए कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा तो इसका मतलब इसके 8 में से 8 मोल्स क्या हो जाएंगे डिसोशिएट और यहां पर ये कितना बचेगा बोलो 0 बचेगा। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो बताइए बी जो है उस बी के कितने मोल डिसोशिएट होंगे। तो आप कहेंगे सर जब ए का 1 मोल डिसोशिएट होता है तो बी का 2 मोल होंगे। तो ए के 8 मोल्स के डिसोशिएट होने पर बी के हो जाएंगे 2 into 8 और यहाँ पर बी के जो मोल बचेंगे वो बचेंगे -1 मोल। आप कहोगे सर ये क्या हो गया, -1 मोल कैसे बच सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से मेरी बात, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे। दरअसल हुआ क्या कि जब आप ए को कंप्लीटली रिएक्ट करवाना चाह रहे थे तो ए को कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए बी के कितने मोल चाहिए आपको 16 मोल चाहिए। कितने चाहिए बोलो 16। लेकिन क्या आपके पास बी के 16 मोल यहाँ पर अवेलेबल हैं? क्या इनिशियली आपके पास बी के 16 मोल थे क्या? नहीं है। और जितने मोल आपको बी के चाहिए अगर उतने मोल आपके पास नहीं है इसलिए आप ऐसे कह दोगे कि रिक्वायर्ड बी अवेलेबल नहीं है। अरे जितना बी होना चाहिए उतना बी अवेलेबल नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि किसी रिएक्शन के दौरान वह रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान जितना रिक्वायर्ड हो उतना अवेलेबल नहीं है उस रिएक्टेंट को बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोला जाता है उसको? लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के दौरान जितनी उसकी रिक्वायरमेंट हो, जितना उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट हो, अगर वो उतनी अमाउंट में अवेलेबल नहीं है तो उसको बोल देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। चलिए आपको मैं ऐसे कह देता कि टी टाइम पर बी कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है तो मतलब बी के 15 में से 15 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो कितना बचेगा ये 0। उसके लिए बताइए ए कितना रिएक्ट करेगा, ए की कितनी अमाउंट रिएक्ट करेगी। तो आप कहेंगे सर माइनस यहाँ पर 15/2 आएगा क्योंकि बी के 2 मोल के साथ ए का 1 मोल रिएक्ट करता है। तो बी के 15 मोल के साथ ए की कितने करेंगे 15/2। और सोल्व करने पर आप कहेंगे सर ए का आधा मोल बच जाएगा वहां पर, मतलब ए के आपने कितने मोल लिए 8 मोल। जब बी वहां पर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, जब बी वहां पर पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा उस टाइम पर ए का कितना मोल बचा रहेगा वहां पर बोलो हाफ मोल वहां पर बचा रहेगा। और मेरी बात अब और ध्यान से सुनना, रिएक्शन के दौरान अगर कोई रिएक्टेंट रिएक्शन खत्म होने के बाद भी बच जाए, अगर रिएक्शन खत्म होने के बाद भी वो एक्स्ट्रा बच जाए तो उस रिएक्टेंट को बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे उसको? एक्सेस रिएजेंट। इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें। तो आपने क्या क्या सीखा कि लिमिटिंग रिएजेंट तो वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन के दौरान जितना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं होता और एक्सेस रिएजेंट वो होता है जो एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, जो एक्सेस में वहां पर बचा रहता है। तो अब आपने सीखा नया कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। चलिए दोनों को समझते हैं, दोनों के बारे में ध्यान से सुनना बातें।
तो अब हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट के बीच में कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। देखिए सबसे पहली बात है वो रिएजेंट जो लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट हो। लिमिटिंग अमाउंट से मेरा मतलब है कि कम अमाउंट में वो प्रेजेंट होता है, लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। और अगर वो लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन के दौरान पहले कंज्यूम होगा, तो हम बोल देंगे कंज्यूम्स फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इट सिंप्लाइज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सबसे खास बात लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कि जो केमिकल रिएक्शन चल रही है उसके दौरान सबसे पहले कंज्यूम होगा, और जो सबसे पहले कंज्यूम होता है वो ऑब्वियसली कंप्लीटली कंज्यूम तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्सेस रिएजेंट की, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो होता है वो जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि रिएक्शन के बाद भी जो बच जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है, लेकिन अब भी अगर कोई रिएक्टेंट बच जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। ये बातें नोट कर लेना यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट सबसे जरूरी बात, थोड़ी देर पहले मैंने आपको किसी एक रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट की अमाउंट से जो बाकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनके अमाउंट्स में कैलकुलेट करना सिखा रहा था। अब उसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड तरीके से पढ़ने वाले हैं और नए तरीके से उसको हम पढ़ने वाले हैं। और वो क्या है वो सुनिए ध्यान से। वो ये है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है वो, और प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो, should always be calculated on the basis of limiting reagent and not on the basis of, मैं लिख देता हूं यहां पर, and not on the basis of excess reagent। ये बात जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप कहीं पर किसी रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंट वहां पर हो, और आपको ये पता लगाना है कि कितना तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो और कितना प्रोडक्ट बना है, वो आपको हमेशा और हमेशा किसके बेसिस पे आंसर निकालना चाहिए, आपको आंसर निकालना चाहिए हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, वो आपने भी थोड़ी देर पहले देखा था। देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे कि ये वाला एग्जांपल, आप मुझे देख के बताइए कि इसमें से लिमिटिंग रीजेंट कौन था, बोलो बी था। और हम जो इसको सोल्व कर रहे थे, हम जो बी की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे वो किसके बेसिस पे कर रहे थे, ए के बेसिस पे। क्या कि जब ए के 8 मोल कंज्यूम होंगे तो बी के कितने कंज्यूम होंगे, हम यही तो पता लगा रहे थे। और आपने देखा कि जब आप इसमें ए के बेसिस पे मोल कंज्यूम जो थे उनको कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पर बी के जो मोल है नेगेटिव में आ गए, ठीक है। तो जो आपका दूसरा रिएक्टेंट वो नेगेटिव में आएगा अगर आप किसी एक्सेस रिएजेंट के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो समझ में आ गई। तो इस बात को नोट कर लेना कॉपी में, जो ये मैंने लिखवाया है यहाँ पर, कि जितनी भी कैलकुलेशंस हम किसी केमिकल रिएक्शन में करेंगे वो हमेशा और हमेशा किसके बेसिस पे होनी चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। क्लियर है, अदरवाइज आंसर्स गलत आएंगे वहां पर। अगला सवाल कि सर जब ये लिमिटिंग रिएजेंट इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इसी के बेसिस पे सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमें रिएक्टेंट्स गिवन है उनमें से लिमिटिंग कौन सा है, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक अपना, और वो है, उसका हेडिंग होगा, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, हेडिंग होगा स्टेप्स टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो जो सबसे पहला स्टेप है और जो सबसे जरूरी स्टेप है मोल कॉन्सेप्ट का, वो ये है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इफ नॉट, जो आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो सबसे पहले उसको बैलेंस करना है। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेट मोल्स of every reactant
अगर आपको जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसमें हर एक रिएक्टेंट के आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एवरी रिएक्टेंट by their respective stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। जो आपने सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं उनको उस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर लें। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, और ऐसे कहूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपने स्टेप थर्ड में मोल को डिवाइड किया है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ठीक है। मान लीजिए ये वाली जो वैल्यू वो x के बराबर है, वो किसके बराबर बोलो, x के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे फॉर द रिएक्टेंट, या ऐसे कह लो, सिंपली इसको ऐसे बोल देते हैं, रिएक्टेंट हैविंग लीस्ट वैल्यू ऑफ x is limiting reagent, तो आपने क्या देखा कि जो मोल्स को आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया है उसकी वैल्यू जिस रिएक्टेंट के लिए मिनिमम होगी वही रिएक्टेंट आपका क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। ठीक है। इसी बात को एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करके समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए रिएक्शन है जिसमें a प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट मान लो x है, इसका कोफिशिएंट y है, ठीक है। और t बराबर 0 पर इसके जो मोल हैं वो a हैं और इसके मोल b हैं। ये मोल्स हैं, इनके आपको मोल दे रखे हैं, ठीक है। और जो रिएक्शन है, मान लीजिए वो रिएक्शन भी आपको क्वेश्चन में बैलेंस्ड रिएक्शन गिवन है वाली। तो आपका स्टेप 1 क्या था, रिएक्शन बैलेंस करना। क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल है। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 आपका ये था कि आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। क्या मोल्स कैलकुलेट किए हुए हैं अपने पास, बिल्कुल है। थर्ड स्टेप है कि जो मोल्स हैं उनको डिवाइड करना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। और a का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, x, और b का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, बोलो y। और जो ये वैल्यूज आई हैं आपकी a अपॉन x और b अपॉन y, इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, इनको कंपेयर। और जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो देखो यहां से 3 बातें सामने आ सकती हैं। 3 बातें कौन कौन सी सामने आ सकती हैं। ऐसा पॉसिबल है कि जो a अपॉन x है उसकी वैल्यू कम हो किससे, b अपॉन y से। ये भी पॉसिबल है कि a अपॉन x की वैल्यू ज्यादा हो किससे, b अपॉन y से। और ये भी पॉसिबल है कि a अपॉन x की जो वैल्यू है वो इक्वल हो किसके, b अपॉन y के। सुनिए, तो अगर a अपॉन x की वैल्यू कम है तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी कि जो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिसके लिए लीस्ट आएगी, सबसे कम आएगी, वही कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि पहले वाले केस में, तो फर्स्ट केस है, इस फर्स्ट केस में इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू क्या है बोलो, लेस है। जब इसकी वैल्यू लेस होगी तो ये क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और इसके लिमिटिंग रिएजेंट बनने का मतलब है कि पहले केस में A तो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और B क्या होगा, वहां पर एक्सेस रिएजेंट होगा। इस केस में कौन कम है, B अपॉन Y। तो इसका मतलब इस बार जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन होगा, B होगा, और जो A है वो कौन होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में पहले कौन कंज्यूम होगा, A कंज्यूम होगा। रिएक्शन के बाद भी कौन बचा रहेगा, B बचा रहेगा। और इस रिएक्शन में पहले कौन कंज्यूम होगा, B, और रिएक्शन के बाद भी यहाँ पर कौन बचा रहेगा, A बचा रहेगा। समझ में आ गई बात आपको। थर्ड केस, तीसरा केस, जब दोनों की वैल्यू ही इक्वल आ जाए तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि जो अमाउंट
of A and B is taken in their स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो। स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो बोल दो आप, या फिर आप इनको बोल दो मोलर रेशियो। जो स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो किसमें बोलो, मोलर रेशियो में उनकी अमाउंट आपने ले रखी है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने ए और बी की अमाउंट किसमें ली हुई है, आपने ए और बी की अमाउंट ले रखी है किसमें, उनके स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में ली हुई है। और ध्यान रहे, जब जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की वैल्यू उनकी स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में आपने अगर उनकी वैल्यू ले रखी है, तो ऐसी स्थिति में ना तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट वहां पर होगा और ना ही कोई वहां पर एक्सेस रिएजेंट होगा। तो इस केस में कौन पहले कंज्यूम होगा, तो आप ध्यान देना कि जब ना तो लिमिटिंग रिएजेंट और ना ही एक्सेस है, इसका मतलब ये है कि बोथ रिएक्टेंट्स will consume together, will consumed completely together, will consumed completely together, वो दोनों साथ साथ completely कंज्यूम हो जाएंगे। रिएक्शन के बाद ना तो ए वहां पर बचेगा और ना ही बी वहां पर बचेगा। ठीक है, आपको अगर ये जानना हो कि स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो से क्या मतलब है, तो आप इसको यहां समझ लीजिए। आप बताइए ए के कितने मोल थे, ए थे, बी के कितने मोल थे, बी। अगर आप यहां से ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो क्या रेशियो एक्स अपॉन वाई नहीं आएगा क्या। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपने जो यहाँ पर ए और बी का जो अमाउंट ली है वो इनके स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में है। और जब जब रिएक्टेंट्स की अमाउंट स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में होगी, वहां पर कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, वहां पर सारे के सारे रिएक्टेंट्स एक साथ कंज्यूम होंगे और वहां पे कोई भी एक्सेस रिएजेंट उसमें नहीं बचता है। तो आपने अभी भी देखा कि अपने पास कितने केस थे, 3 केस थे। पहले केस में ए लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब पहले ए कंज्यूम होगा, बी एक्सेस में रहेगा, दूसरे में बी कंज्यूम होगा, ए एक्सेस में रहेगा, और थर्ड केस में दोनों साथ साथ कंज्यूम हो जाएंगे। क्लियर है आपको सबको यहां तक। तो ये है वो 5 रूल्स, 4 रूल्स जो अपने पास, 4 रूल्स, कि पहले बैलेंस करना है, फिर मोल कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद में आपको मोल्स को किससे डिवाइड करना है, उनके रेस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, और उसके बाद उनको आपको कंपेयर करना है। और जिसके लिए मोल अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक वैल्यू कोफिशिएंट की वैल्यू लोवेस्ट आएगी, वही क्या होगा, उसका लिमिटिंग रिएजेंट। इस तरीके से हम क्वेश्चंस में लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना सीखेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन जो है अपने पास, वो रिएक्शन है 3A प्लस 2B से क्या बन रहा है, C बन रहा है। और जो केस 1 है, फर्स्ट केस है, उसमें हमें जो इनके अमाउंट्स दे रखे हैं, वो अमाउंट इसके में यहाँ पर कितनी दे रखी है, मान लीजिए इसके दे रखे हैं 5 मोल्स दे रखे हैं और इसके दे रखे हैं 3 मोल्स। और आपको पता लगाना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस्ड है। अरे जो इस टाइप की रिएक्शन दी होती है जिसमें ABC लिखा होता है ना, इस टाइप की रिएक्शन अगर दे रखे तो बैलेंस्ड ही होती है, क्योंकि आप जानते हो कि भाई पीरियोडिक टेबल में कोई A B नाम से किसी सिंबल का, कोई एटम का सिंबल थोड़ी होता है, नहीं होता। तो A और B का नाम तो कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड हो ही नहीं सकता। तो ये एक्चुअल में किसी कंपाउंड को कंबाइंडली इस A से रिप्रेजेंट कर दिया, तो रिएक्शन बैलेंस्ड ही होती है। ठीक है, हमारे पास इनके मोल भी हैं, तो यहाँ पर 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, और 3 को डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। तो यहाँ से तो आ जाएगा 1.5 और यहाँ से आ जाएगा कुछ 1.6। तो ज्यादा कौन है, ये वाला है, मतलब जो B है आपका वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो A है आपका वो है एक्सेस रिएजेंट। मतलब इस रिएक्शन के दौरान पहले कौन कंज्यूम होगा, यहाँ पर B कंज्यूम होगा, पहले B कंज्यूम होगा और बच कौन जाएगा, यहाँ पर A बच जाएगा। बात करते हैं केस 2 की। अगर हम बात करें केस 2 की, तो मान लीजिए कि इस केस 2 में यहां पर जो A की अमाउंट हमें दे रखी है, A की जो अमाउंट है, जो एक्सेस रिएजेंट था, मान लो कि इस बार जो A है इसके तो अपने पास 3 मोल है, इसके कितने मोल है अपने पास, 3 मोल, और जो B है इसके अपने पास मान लीजिए 8 मोल है। तो फिर से डिवाइड कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आप 3 को डिवाइड कर लो 3 से, और यहाँ पर आप 8 को डिवाइड कर लो 2 से। तो यहाँ से तो कितना आएगा 1 और यहाँ से कितना आएगा 4। आप जानते हैं कि 1 इज लेस देन कितना है 4,
मतलब इस केस में जो आपका ये ए है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और बी है वो यहाँ पर क्या है, एक्सेस रिएजेंट। थर्ड केस मैं ये रिएक्शन यहां लिख रहा हूं, 3A प्लस 2B से C बन रहा है। अगर A के 3 मोल हैं और B के 2 मोल हैं, या फिर और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए A के तो है अपने पास 12 मोल्स, कितने 12, और B के हैं अपने पास 8 मोल्स हैं। तो देखते हैं, तो एक काम कीजिए, 12 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, 8 को किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको इससे डिवाइड करने पर भी 4 आएगा और इसको डिवाइड करने में भी कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब दोनों के दोनों स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में प्रेजेंट है, और स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में प्रेजेंट होने का मतलब ना तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है ना ही बी लिमिटिंग रिएजेंट है। और इस बार क्या होगा, इस बार ए भी खत्म होगा और बी भी कंज्यूम होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ए के 12 में से 12 मोल कंज्यूम हो गए तो कितने बचे, 0। तो इस टाइम पर बी के कितने कंज्यूम होंगे, तो 8 माइनस ए के कितने कंज्यूम हो रहे हैं, 12। बी का कोफिशिएंट कितना है, 2, ए का कोफिशिएंट कितना है, 3। डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ कितना आ जाएगा, 0। मतलब जब दोनों की वैल्यूज, जब दोनों के अमाउंट्स स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में हो, तो ऐसे केस में दोनों ही कंज्यूम हो जाएंगे और वहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बचता है। समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ अगला एग्जांपल है 2A प्लस 3B प्लस 4C से मान लो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और T इज इक्वल टू 0 पर इनकी जो अमाउंट्स हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है, मान लीजिए यहाँ पर 10 मोल इसके दे रखे हैं हमें, ठीक है। इसके कितने मोल्स हैं, 10 मोल। इसके मान लीजिए 9 मोल्स हमें दे रखे हैं और इसके हमें 12 मोल्स दे रखे हैं। 3 रिएक्टेंट है यहाँ पर। आपसे पूछा गया कि कौन सा लिमिटिंग है, तो 10 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 9 को डिवाइड करना है 3 से, और 12 को डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ से तो कितना आएगा, 3, यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है, फर्स्ट वाले की। तो ये तो एक्सेस रिएजेंट हो गया, लेकिन इन दोनों के लिए वैल्यूज क्या आ गई, इस बार सेम आ गई। दोनों के लिए 3 और 3 आ गई ना, इसका मतलब बी और सी लिमिटिंग रिएजेंट होंगे। मतलब बी और सी पहले खत्म हो जाएंगे, और जबकि ए है वो रिएक्शन के कंज्यूम होने के बाद भी रिएक्शन में पड़ा रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट किसी रिएक्शन में एक ही हो। अगर किसी रिएक्शन में 3-4 टाइप के रिएक्टेंट हो तो लिमिटिंग रिएजेंट 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक। एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस समझना यहाँ पे ध्यान से। अगला न्यूमेरिकल, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको मान लीजिए सब क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करना आपको एट 180 m and 273 Kelvin temperature when 8 gram of O2 completely burned with कार्बन। मतलब आपको पता लगाना है, आपको कैलकुलेट करना है O2 का वॉल्यूम, ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो आपको कैलकुलेट करना है। कब, 1 atm और 273 केल्विन पर। तो ये आप जान गए, तो एसटीपी की कंडीशन हो गई। व्हेन 8 ग्राम ऑफ O2 कंप्लीटली बर्न विद कार्बन, मतलब कार्बन के साथ, कार्बन सॉलिड है, उसके साथ जब आप O2 गैस की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, वहां से CO2 गैस बनती है, ठीक है। और इस CO2 गैस जो बन रही है, इस CO2 गैस का, सॉरी ये O2 नहीं CO2 है, यहाँ पर CO2 गैस है। ये जो CO2 गैस बन रही है इसका आपको निकालना है वॉल्यूम, कब, एसटीपी पर। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने इसके मोल कैलकुलेट किए तो मोल को हम 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वहां से इसका एसटीपी पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। कब, जब O2 के 8 ग्राम कंप्लीट जलाए जा रहे हैं, बर्न किए जा रहे हैं, किसके साथ बोलो, कार्बन के साथ। बहुत ही आसान सा सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको इस क्वेश्चन में जो एक कार्बन है, इस कार्बन की अमाउंट दे रखी है क्या आपको ये बताया हुआ है कि कार्बन की अमाउंट कितनी है? तो आंसर है नो। तो मेरा आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोल चुका है कि ऑक्सीजन कंप्लीटली बर्न कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, और जो कंप्लीटली रिएक्ट करता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और जब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट की अमाउंट पता है तो मुझे एक्सेस रिएजेंट की अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? आपके पास यहाँ पर 8 ग्राम O2 है, तो इसके मोल कितने आएंगे? 8/32। कितने मोल आ गए इसके? 1/4 मोल आ गए। इसके 1 मोल से CO2 का कितना मोल बनेगा? 1 मोल। तो 1/4 से CO2 के कितने मोल बन जाएंगे यहाँ पर? 1/4 मोल। और जब CO2 के यहाँ पर 1/4 मोल बन रहे हैं तो इसका जो STP पे वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 1/4 इंटू 22.4। इतने वॉल्यूम बनेगा CO2 का इन दी गई कंडीशंस पर, जब आप कार्बन के साथ क्या किसकी रिएक्शन करवाओगे? 8 ग्राम O2 की, और वो कंप्लीटली बर्न कर जाए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी हमें अमाउंट पता लगानी हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, तो तब हम बात करेंगे किसकी? लिमिटिंग रिएजेंट की। ठीक है, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और करवा रहा हूं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको खुद करवाऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क होगा, और कैसे करना है एक बार फाइनली फिर से आप समझ लीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आप एक बार यस लिख के बता दीजिए। तो अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ये वाले, अपना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये वाला है, समझिए ध्यान से। Find out the mass of KClO3 required to obtain this much gram of O2 according to following equation। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन जो आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको बोला है कि KClO3 का कितना मास आपको रिक्वायर्ड होगा इस O2 का 1.28 ग्राम बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको जो चेक करनी है रिएक्शन में वो ये चेक करनी है कि क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। क्योंकि अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का पता नहीं चल पाएगा, और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ही आपके पास नहीं है तो किस बात की कैलकुलेशन? फिर तो कैलकुलेशन करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो आप जब इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ही है, मतलब रिएक्शन तो बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस जब आप करोगे तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2 आएगा, इसका कोफिशिएंट 2 आएगा, और इसका कोफिशिएंट 3 आएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट को बैलेंसिंग करना अभी तक नहीं आता और रिएक्शन को बैलेंस करना, तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जो आप मेथड्स आप अपने आप से जानते हैं आप उनसे रिएक्शंस को बैलेंस करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2, इसका कितना जाएगा? 3। बैलेंसिंग करने के बाद मैंने आपको कहा था कि रिएक्शन को हमेशा मोल्स में सोल्व करना होता है। किसमें सोल्व करेंगे रिएक्शन को? हमेशा मोल में। कभी भी रिएक्शन को ग्राम में या मास में सोल्व नहीं करना है। तो आप पहले इसके मोल कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसके मोल आएंगे 1.28 अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, तो ये आ जाएंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है यहाँ तक? और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो शायद यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ मोल आएंगे वो मोल आएंगे 0.04 मोल्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, मुझे इस O2 के मोल की हेल्प से KClO3 के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि O2 के कितने मोल है? 0.04 इंटू क्या करेंगे? इसके जो O2 के मोल हैं वो तो मैंने यहां लिख लिए। KClO3 का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। O2 का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। तो इससे डिवाइड कर दीजिए, यहां से आ जाएंगे मेरे पास KClO3 के मोल कितने? 0.08/3। अरे यार, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि सर जब इस O2 के 3 मोल अगर हमें बनाने हो तो KClO3 के 2 मोल चाहिए। तो O2 के 1 मोल के लिए KClO3 के 2/3 मोल्स हमें चाहिए होंगे। तो O2 के 0.04 मोल्स के लिए कितने चाहिए होंगे? 2/3 इंटू 0.04। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएंगे KClO3 के रिक्वायर्ड मोल। तो मैं से यहां पर कह दूंगा, आप ऐसे बोल सकते हो, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.08/3। आपसे क्या पूछा है? मास पूछा है। तो मास यहां से कितना आएगा? 0.08/3 इंटू मोलर मास ऑफ KClO3, और वो होता है 122.5 के आसपास ग्राम में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप KClO3 का रिक्वायर्ड मास यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने ध्यान क्या दिया, आपने इसमें क्या सीखा, वो मैं आपको फिर से बता रहा हूं। पहली बात तो आप ये जानेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। दूसरी बात याद रखना, रिएक्शन को हमेशा मोल्स में ही डील करना है। अगर मोल्स में आप डील नहीं करेंगे
तो फिर आप उसको अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले यहाँ पर मेरे को मास दिया हुआ था, तो मास से पहले मैंने मोल कैलकुलेट किए, मोल से मैंने आगे जाके KClO3 के मोल्स कैलकुलेट किए और फिर उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर मास में। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप सोल्व कर लेंगे। जैसे इसका अगला एग्जांपल जो आपको करना है आपके लिए, होमवर्क आपके लिए, वो है ये वाला। सुनिए ध्यान से। इसमें बोला कि फाइंड आउट द मास ऑफ AgCl। AgCl का मास निकालना है। When 340 gram of AgNO3 reacts with CaCl2 in excess, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब आपको क्वेश्चन में बोल चुका है कि CaCl2 एक्सेस है, तो अपने आप ही लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन जाएगा, AgNO3 बन जाएगा। और AgNO3 की मुझे अमाउंट दे रखी है, तो मैं पहले इसके मोल कैलकुलेट करूंगा? नहीं, पहले मैं रिएक्शन को बैलेंस करूंगा। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, वो आप देख लेना जब क्वेश्चन सोल्व करो। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो पहले रिएक्शन को बैलेंस आप करेंगे, उसके बाद AgNO3 के मोल कैलकुलेट करें, AgNO3 के मोल से AgCl के मोल कैलकुलेट करेंगे और AgCl के मोल से हम AgCl का मास कैलकुलेट कर लेंगे और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 287 ग्राम। इसका आंसर आएगा। आंसर मैंने आपको अभी बता दिया है, कैलकुलेशंस आप कर लेना, करके क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना। क्लियर है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक ये वीडियोस, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जैसे कि जब दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो उनके बीच में जो रिएक्शन होती है उनकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कैसे पता लगाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी बातें इस लेक्चर में हमने की हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स जो भी केमिस्ट्री से जिस भी टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक जरूर इसको शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।